नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम फेज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर की बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर का डिटेल्ड एनालिसिस किया, कैसे अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर के अंदर मेरिट्स तो हैं लेकिन कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं जो आज के टाइम में यूज नहीं होते हैं, और इन्हीं प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हमने उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढा एंड दैट इज कॉल्ड फेज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। बच्चों, नाम से बहुत क्लियर हो रहा होगा आपको कि यहाँ मैं कंट्रोलिंग कर रहा हूँ, पर किसका कंट्रोलिंग कर रहा हूँ? फेज का। और इसलिए हमने इसको बोला फेज कंट्रोलिंग रेक्टिफायर या फेज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। तो बच्चों, जब हम किसी भी रेक्टिफायर सर्किट के अंदर उसके एंगुलर पोजीशंस को शिफ्ट करते हैं, मींस आउटपुट में किसी पर्टिकुलर सेक्शंस को हम आउटपुट के फॉर्म में लेते हैं, किसी पर्टिकुलर सेक्शंस को हम कट कर देते हैं, रोक देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड फेज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। बच्चों, ऐसे रेक्टिफायर सर्किट में जो हमारा बेसिक स्विच होगा वो उन सभी तरह के स्विच होंगे जिनके अंदर कंट्रोलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स अवेलेबल है, मींस जो या तो सेमी कंट्रोल्ड स्विच है या फिर फुल्ली कंट्रोल्ड स्विच है। अब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हम डिटेल में तो पढ़ ही चुके हैं। अब यहाँ सवाल यह आएगा कि सर, आप जब फेज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर पढ़ाने वाले हैं तो आप किस स्विच को यूज करने वाले हैं? क्योंकि आपने डिटेल में यूनिट 1 में बताया है कि हमारे पास कंट्रोल्ड स्विचेस में या सेमी कंट्रोल्ड स्विचेस में, जैसे सेमी कंट्रोल्ड में सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है, थारिस्टर फैमिली है, वैसे ही कंट्रोल स्विचेस में हमारे पास ट्रांजिस्टर फैमिली अवेलेबल है। तो सर, आप कौन सा यूज करने वाले हैं, ये आपके मन में सवाल आएगा। तो बच्चों, एज पर कंस्ट्रेंट और पब्लिक डिमांड जो आज के टाइम में यूज हो रहा है, हम नॉर्मली सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर को ही यहाँ पे यूज करके आपको समझाएंगे। अदरवाइज हम चाहे तो वहां पे मॉसफेट, बीजेटी, आईजीबीटी या फिर जीटीयू को भी यूज कर सकते हैं। तो लगभग में जो कंट्रोलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होगा बच्चों, वो सेम वैसा ही होगा जैसा हम एक स्विच को लेकर यूज करेंगे और उसकी जगह पे आप किसी दूसरे स्विच को ऐड ऑन कर दें, क्योंकि हम स्विचिंग के अंदर आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स अज्यूम करते हैं। तो बच्चों, यहाँ थारिस्टर अगर मैं अज्यूम करूं तो मैं बोल रहा हूं कि फेज कंट्रोल रेक्टिफायर के अंदर मैं फायरिंग एंगल को एडजस्ट करके अपने थारिस्टर के आउटपुट वोल्टेज को मैं चेंज करूंगा, और इसीलिए इसको बोलते हैं बच्चों फेज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। तो फेज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर के अंदर जब हम गेट को ट्रिगर करते हैं तो ट्रिगरिंग पोजीशन पे हम आउटपुट वोल्टेज को एज पर नीड चेंज कर सकते हैं। इस छोटे से डायग्राम में बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि कैसे मैंने एक सिंपल सा थारिस्टर लिया, उसके अक्रॉस मैंने एक डायोड लगा, एक लोड लगा दिया। वो एक रेसिस्टिव लोड है। पावर सोर्स जैसे मैंने कनेक्ट किया, मेरा डिवाइस ऑटोमेटिक इंतजार करेगा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में आके कि जैसे ही आप गेट पल से ट्रिगरिंग करेंगे मेरा डिवाइस टर्न ऑन हो जाएगा, और उस कंडीशन में मुझे लोड का क्रॉस वोल्टेज और करंट मिलना स्टार्ट होगा। बच्चों, ऐसे ही वेवफॉर्म भी आप देख सकते हैं कि वेवफॉर्म के अंदर जब आप किसी पर्टिकुलर अल्फा एंगल पे फायरिंग करेंगे तो उस डिवाइस का जो आउटपुट वोल्टेज होगा उस अल्फा पोजीशन के बाद मिलना चालू होगा, जो करंट होगा वो भी अल्फा पोजीशन के बाद मिलना चालू होगा। दैट इज द क्वालिटी और फेज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, मींस फेज कंट्रोल रेक्टिफायर में आउटपुट पावर का रेगुलेशन संभव है, मैं रेगुलेट कर सकता हूं। रेगुलेट एक बहुत सिंपल सा वर्ड है बच्चों, आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते ही होंगे। जैसे आप घर में कभी भी आपके स्टेबलाइजर में वोल्टेज कम होता था तो आप उसको चेंज कर देते स्टेबलाइजर के नॉब को। आजकल तो चलिए ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर आ गया तो आपकी लर्निंग धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन जो पहले मैनुअल स्टेबलाइजर था, जब वोल्टेज चेंज होता था तो आप रेगुलेट करके बढ़ाते थे, और वोल्टेज बढ़ता था तो रेगुलेट करके कम कर देते। रेगुलेशन मींस किसी भी चीज को बढ़ाना और घटाना। तो पावर रेगुलेशन फेज कंट्रोल रेक्टिफायर में संभव है, जो कि वहां पे संभव नहीं था। तो आइए बच्चों, इसके एप्लीकेशंस को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स इस डिवाइस के अंदर है, तो स्वाभाविक है वहां जहां पे इस कैरेक्टरिस्टिक्स की जरूरत है हम वहां यूज करेंगे। और सबसे कॉमन एप्लीकेशन है बच्चों हमारे इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स में। मैंने जैसे ही ड्राइव बोला, आपके दिमाग में तुरंत एक सवाल आया होगा कि सर, वही वाला ड्राइव जिसमें हम किसी मशीन का मोशन कंट्रोल करते हैं? यस, एग्जैक्टली, हम उसी ड्राइव की बात कर रहे हैं जिसमें हम किसी मोटर के मोशन को कंट्रोल करते हैं, स्पीड को कंट्रोल करते हैं। तो इस फेज कंट्रोल रेक्टिफायर को आप यूज कर सकते हैं अपने मोटर के स्पीड कंट्रोल के लिए। हिटिंग सिस्टम्स में यूज कर सकते हैं, कब वोल्टेज को बढ़ाना है, कब वोल्टेज को घटाना है, कब पावर का एम्पलीट्यूड बढ़ाना है, पावर की वैल्यू कब घटानी है। You can modulate by using phase controlled rectifier। और बच्चों, इसीलिए ये टॉपिक यहाँ ज्यादा जरूरी है।
आइए बच्चों कुछ फेज कंट्रोल रेक्टिफायर के एडवांटेजेस की बात करेंगे। ये एडवांटेजेस किसके कंपैरेटिव होंगे बच्चों? जो लिमिटेशंस थे अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर में उसी के कंपैरेटिव यहाँ एडवांटेज होगा। पहला जो एडवांटेज है वो उसकी पावर फैक्टर पुअरर थी तो इसकी पावर फैक्टर बेटर है, तो दैट इज द फर्स्ट एडवांटेज। दूसरा, जो आउटपुट वोल्टेज आएगा यहाँ मैं फिल्ट्रेशन कर सकता हूँ, फेज कंट्रोलिंग कर सकता हूँ, तो हार्मोनिकल कंटेंट की जो वैल्यू होगी बच्चों वो कम हो जाएगी। वोल्टेज रेगुलेशन कैपेसिटी हमारे हाथ में है, मैं जब चाहूँ तो वोल्टेज या पावर को रेगुलेट कर सकता हूँ, दैट इज काइंड ऑफ एडवांटेज। सिमिलरली अगर इतनी फीचर्स हमारे पास है बच्चों तो स्वाभाविक है इस डिवाइस की ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो ये कुछ मेजर एडवांटेज थे जो हमने आपके सामने लिस्ट आउट किया। सिमिलरली बच्चों क्वालिटी के साथ कुछ कंस्ट्रेंट्स भी होंगे, लिमिटेशंस भी होंगे। तो आइए सबसे पहले हम डिसएडवांटेज को समझते हैं, फिर उसके बाद लिमिटेशन की बात करेंगे। तो बच्चों डिसएडवांटेज में सबसे पहला है कि ये डिवाइस बहुत कम्प्लेक्स सर्किट के लिए अभी भी इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि जब बहुत कम्प्लेक्स सर्किट होगा तो उसमें इसका जो टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स में लैकुना है, जो प्रॉब्लम है वो वहां पे डोमिनेट करता है। तो बहुत कम्प्लेक्स कंट्रोल सर्किटरी में इस डिवाइस को हम नॉर्मली प्रीफर नहीं कर पाते। प्लस अगर हम अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर के साथ इसका कंपैरिजन करें कॉस्टिंग का, तो ये ज्यादा इकोनॉमिकल नहीं है। अब स्वाभाविक है इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा होगी तो इसके अंदर इकोनॉमिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वो कम होगी, लेकिन ये कॉस्टलियर है। तो बहुत सारे ऐसे मेजर एप्लीकेशन है जहाँ कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस चाहिए, वहां हम इसको यूज नहीं कर सकते। अब बहुत सारे कम्प्लेक्स सर्किट्स इसके अंदर हमने इन बिल्ड किए हैं, कम्प्यूटेशन सर्किट इन बिल्ड किए हैं, तो मुझे इसका मेंटेनेंस भी करना पड़ेगा, तो इस डिवाइस के अंदर मेंटेनेंस बढ़ जाता है। लोड वेरिएशन पे रिएक्ट ज्यादा करता है, जबकि अनकंट्रोल डिवाइस लोड वेरिएशन पर रिएक्ट नहीं करता था, तो ये एक सेंसिटिव डिवाइस है। आइए बच्चे कुछ कंस्ट्रेंट्स लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं, यानी ये मीडियम पावर एप्लीकेशन में यूज होगा। लो पावर एप्लीकेशन में तो हम अनकंट्रोल्ड को प्रीफर कर ही लेते हैं। हाई पावर एप्लीकेशंस में अभी भी यहाँ कंस्ट्रेंट है, तो हम इसको नॉर्मली मीडियम पावर एप्लीकेशंस में यूज करते हैं। कुछ स्पेशल मॉडिफिकेशंस करके हम हाई पावर एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हैं। प्लस बहुत प्रिसाइज कंट्रोलिंग अगर करना हो तो ये उतना अभी इफेक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी आज के टाइम में जो हमारे पास स्विचेस अवेलेबल है वहाँ हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं टाइम टू टाइम, और आज भी हम उसके ग्रोथ के बाद हम बोल सकते हैं कि प्रिसाइज कंट्रोलिंग आने वाले समय में पहले से बेटर होगा। अब जो वेरिएबल स्पीड जो कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके अंदर, उसकी जो एबिलिटी है लिमिटेड है, क्योंकि कुछ ऐसे टाइप के हमारे पास कंट्रोलर यहाँ पे अवेलेबल हैं जो बहुत लिमिटेड रेंज तक स्पीड को वैरी कर सकते हैं, तो ये भी एक इसका लिमिटेशन है। और जैसा कि मैंने बोला एडवांस कंट्रोल जितने भी इक्विपमेंट है वहाँ ये बहुत इफेक्टिव अभी अप्लीकेबल नहीं है, ये कुछ लिमिटेशंस थे। तो बच्चों यहाँ हमने फेज कंट्रोल रेक्टिफायर का बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझा, साथ में उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज एज वेल एज लिमिटेशंस के बारे में समझा। अगले वीडियो में हम समझेंगे कि फेज कंट्रोल रेक्टिफायर की नीड पड़ी कैसे, और उसके बारे में डिटेल में हम जानेंगे। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।